फिल्म टैनर शहर के पास एक जंगली इलाके से शुरू होती है, जहां दिन के आखिर तक कुछ वर्कर्स पेड़ों को काट रहे होते हैं। इन लोगों का ग्रुप जंगल के साउथ एरिया को साफ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो यहाँ का फोरमैन रेडियो पर इस ग्रुप को बुलाता है जो अभी तक घर नहीं गया है, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसलिए फोरमैन अकेले ही यह देखने का फैसला करता है कि सब ठीक है या नहीं। वह बिना सोचे समझे जंगल में चला जाता है, जहां उसे जमीन पर रेडियो पड़ा मिलता है, जिसके ठीक बगल में किसी का हाथ है और तभी उसके कंधे पर कुछ टपक महसूस होती है। वह ऊपर देखता है और पाता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। वह डर जाता है और जल्दी से कार में वापस लौट आता है, लेकिन तभी कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से आकर गाड़ी की बैक विंडो तोड़ देती है और उस फोरमैन को वह चीज मार देती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें टैनर के दक्षिण में मेडन वुड्स का छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पॉल शील्ड्स इस समय का शेरिफ है। वह और डिप्टी शेरिफ डॉनी सॉन्डर्स किसान रॉन जेनकिंस की बात का जवाब दे रहे हैं। वह कहता है कि किसी ने उसका एक घोड़ा चुरा लिया है, लेकिन पॉल को कोई सुराग नहीं मिलता कि यह कैसे हुआ और उसे शक है कि जानवर शायद बस भाग गया होगा। रॉन कहता है कि उसने कभी किसी घोड़े को इतनी ऊंची बाढ़ को बिना कुछ तोड़े कूदते नहीं देखा। वह कहता है कि उसके सभी जानवरों की पहचान है और जो घोड़ा गायब हुआ था वह नंबर 88 था। पॉल और डॉनी को इस घटना पर पछतावा हुआ और उन्होंने किसानों के विरोध के बावजूद केस बंद कर दिया। जब दोनों जा रहे होते हैं तो उन्हें युवा CLA दिखाई देती है। पॉल डॉनी से तारीफ के साथ सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि आखिरी लड़का जिसने रॉन की बेटी को डेट करने की कोशिश की थी उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद पॉल अपने बेटे एडम को उसके साथ वीकेंड बिताने के लिए लेने जाता है। उसकी पत्नी सुसान हाल ही में अपनी मां के घर लौटी है और एक्स कपल के बीच का माहौल अभी भी गुस्से से भरा हुआ है। अब घर पहुंचने पर लड़का अपने पिता की किचन में काबिलियत की कमी देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि सुसान कब वापस आएगी। तभी अचानक एक डरावनी परछाई पिछले दरवाजे से भागती हुई निकलती है और एडम कहता है कि वहां क्या यार्ड में कोई है। पॉल को लगता है कि यह सिर्फ लड़के की कल्पना है, लेकिन इस नाजुक पल में उसकी बात का खंडन नहीं करना चाहता और बाहर देखने का फैसला करता है। एडम कहता है कि सिर्फ टॉर्च लेकर बाहर जाना जरूरी नहीं है। उसे टहनियों की आवाज सुनाई देती है और वह ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हिल रहा हो। वह चिल्लाना शुरू कर देता है और बताता है कि यह शेरिफ का घर है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता तो वह थोड़ी देर बाद वापस अंदर आ जाता है। वह एडम को बिस्तर पर सुलाता है और अपने दूसरे बेटे टिम का खाली बिस्तर देखकर आंसू रोकने की कोशिश करता है। अगले दिन जब पॉल कॉफी बना रहा होता है तो डॉनी आता है और पूछता है कि क्या वह आज घर से बाहर गया है, लेकिन अजीब तरह से पॉल उसके साथ दरवाजे तक जाता है और डॉनी उसे फर्श पर एक अजीब सा निशान दिखाता है। निशान घोड़े के खुर के हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी से यह पता चलता है कि वे एक दोपाए द्वारा छोड़े गए थे। पॉल यह जानकर घबरा जाता है कि जिसने भी यह किया वह किसी समय खिड़की के सामने रुक गया होगा, जैसे कि परिवार पर जासूसी कर रहा हो। लेकिन फिर डॉनी कहता है कि उसके घर पर भी ऐसे ही निशान हैं और अब पॉल को मामले की असली अजीब बात समझ में आती है। पूरा शहर जाग गया है और उसने देखा कि सभी के घर पर पैरों के निशान हैं और रहने वाले बहुत डरे हुए हैं। पॉल और डॉनी निशान का पीछा करते हैं जब तक वे जंगली इलाके में नहीं पहुंच जाते, जहां निशान अचानक बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं। पॉल को बाद में शेरिफ के ऑफिस में एक पेड़ के तने पर पंजे के निशान भी मिलते हैं। डॉनी परेशान रहने वाले लोगों की देखभाल करने के लिए सोचता है। पॉल का काम भी कुछ खास नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस को मामले की जानकारी देनी है और उसे भरोसा दिलाना है कि कोई भी दो खुरों वाला जानवर नहीं है। स्टाफ शेरिफ के मुंह पर हंसता है और सच तो यह है कि पॉल मानता है कि यह सब एक बुरा मजाक है और वह सिर्फ इसलिए जांच कर रहा है क्योंकि उसके पड़ोसी बिना प्रॉफ के नहीं मानेंगे। डॉनी को अब उस बात पर इतना यकीन नहीं है, क्योंकि उसे ये बहुत मुश्किल लगता है कि कोई अपने पैरों के निशान छोड़े बिना उन निशानों को फैला सकता है, लेकिन पॉल उस बात पर ध्यान नहीं देता। पादरी के आने के तुरंत बाद वह कहता है कि उसका कुत्ता गायब हो गया है और वह अकेला जानवर नहीं है जो रात के दौरान किराने की दुकान से भाग गया था। पॉल को लगता है कि सबकी नजरें उस पर हैं और वह उससे जवाब मांग रही हैं। क्लेयर रजिस्टर पर काम कर रही है और कहती है कि उसके पिता के कुछ अजीब आइडिया हैं। बातचीत सुनकर जिम नाम का एक युवक अपने दादा की बताई पुरानी कहानियों का जिक्र करता है जो मेडन वुड्स फॉरेस्ट में रहने वाले एक क्रीचर के बारे में थी। पॉल चिढ़कर कहता है कि इसी तरह की कहानी जोकर्स को ऐसे प्रैंक करने के लिए मोटिवेट करती है। जिम जवाब देता है कि यह डॉनी ने ही किया होगा क्योंकि वह न्यूयॉर्क से आया था। दुकान छोड़ते समय पॉल अपने दोस्त अर्ल से मिलता है, जिसके पास भी कुछ अजीब सी एच रिपोर्ट करने के लिए है। वह कहता है कि जंगल के लगभग सभी जानवर चले गए हैं और ऐसा आमतौर पर तब होता है जब उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस होता है। उसके बाद पॉल एडम को लेने के लिए अपनी सास के घर वापस जाता है। सुसान कहती है कि वह डरा हुआ है क्योंकि दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि ये निशान क्रीचर के हैं। एक बार फिर वह पॉल को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुश्किल से जवाब देता है और बात नहीं करना चाहता। जब वे एडम के साथ घर आ रहा होता है तो रात हो चुकी होती है और लड़का चिल्लाता है कि उसने फिर से यार्ड में कुछ देखा है।
पॉल को इससे गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर उसे कुछ और भी दिखाई देता है। वह क्रीचर बहुत तेजी से रोशनी से गुजरता है और पॉल ये नहीं बता पाता कि वह क्या है, लेकिन सर पर दौड़ते खुरों की आवाज साफ सुनाई देती है। वह एडम को कार में रहने के लिए कहता है और वह बाहर निकलता है। वह क्रीचर पेड़ों के बीच में छुप जाता है और जब रोशनी की किरण उस पर पड़ती है तो वह भाग जाता है। पॉल जंगल में उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन उसे वह क्रीचर नजर नहीं आता। फिर उसे एक पेड़ की छोटी सी धातु जैसी एक चीज एक डाली पर अटकी हुई मिलती है। यह एक घोड़ा है जिस पर 88 नंबर का निशान है। पॉल बहुत हैरान होकर कार के पास लौटता है और ये देखकर घबरा जाता है कि एडम वहां नहीं है। वह घर के अंदर खोजना शुरू करता है और लड़का आखिरकार उसे मिल जाता है और वह बताता है कि उसने बाहर कुछ सुना और डर गया। इस बीच अर्ल अपने बार में डॉनी की सर्व कर रहा होता है। वह ऑफिसर को बताता है कि उसकी दादी नेटिव अमेरिकन थी और उन्होंने उसे उस जंगल के बारे में कई बातें बताई थीं। लेजेंड के अनुसार जब से यूरोपियन लोगों ने उस इलाके पर हमला किया है, तब से आत्माएं उस गोरे आदमी से नाराज हैं। डॉनी पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा मानता है और वह एक पुराने मामले के बारे में बताता है जिसमें एक लड़का गायब हो गया था। उसकी बॉडी 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे जंगल में मिली थी और कोई भी सही वजह नहीं बता सका। कुछ दिनों बाद पॉल और सुआन को स्कूल बुलाया जाता है और टीचर शिकायत करती है कि एडम ने अपने क्लासमेट्स को एक गलत शब्द सिखाया है। वह उस शब्द को एक पैड पर लिखती है और दोनों हंसने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह कुछ सीरियस नहीं है, टीचर नाराज हो जाती है और कहती है कि एक और प्रॉब्लम है। एडम हमेशा टिम के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करता है, जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो। टीचर के रवैये से गुस्सा होकर स्वान चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसका बेटा अपने भाई के बारे में बात कर सकता है, लेकिन वह स्कूल छोड़ना चाहता है। वह फूट फूट कर रोती है और पॉल को गले लगा लेती है। अगले दिन वह डॉनी को चर्च के सामने पाता है और दोनों दक्षिण की ओर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखकर चौंक जाते हैं, जबकि आम तौर पर वे उत्तर की ओर जा रहे होते हैं। डॉनी उस लड़की द्वारा बताई गई कहानियों का भी जिक्र करता है, लेकिन पॉल रहस्यवाद में दिलचस्पी नहीं लेता और कहता है कि हमेशा किसी न किसी की गलती होती है। चूंकि डॉनी कुछ समय पहले ही शहर में आया था, उसे शेरिफ के परिवार में हाल ही में हुई दुखद घटना के बारे में तभी पता चलता है जब वह सुसान को कार में मदद करता है और वह बताती है कि क्या हुआ था। पॉल घर पर टिम के साथ अकेला था जब लड़के का पूल में एक्सीडेंट हुआ। जाहिर तौर पर लड़का फिसल गया और उसका सिर नीचे लग गया। वह बताती है कि उसने कभी अपने पति को दोष नहीं दिया, लेकिन वह खुद को इतना दोष देती है कि इससे परिवार टूटने लगा और इसीलिए उसने उस रात अलग होने का फैसला किया। पॉल और डॉनी को एक बार फिर रॉन के फार्म पर बुलाया जाता है और CLA हथियार डालने की कोशिश कर रहा है। जब वे अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो रॉन कहता है कि उसके घोड़े कई दिनों से बहुत घबराए हुए हैं और उसे पता नहीं क्यों, जब तक कि कल सुबह करीब 3 बजे किसी ने बाड़े पर हमला नहीं कर दिया। दीवार के बीचों बीच से टकराकर जानवरों को लगभग पागल कर दिया। रॉन कहता है कि वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा और अपने खेत को बचाने के लिए तैयार है, लेकिन क्लेयर ने पुलिस को फोन करना बेहतर समझा। उसे डर था कि उसके पिता रिस्क लेंगे। पॉल रॉन से बात करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह बोल रहा होता है तो एक लाइट बल्ब फट जाता है और हर कोई पहले से ही घबराहट में होता है। डॉनी को किसान को बाड़े से दूर रखने का काम सौंपा जाता है, जबकि पॉल जांच करता है। जल्द ही उन्हें दीवारों पर धमाके की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, और पॉल फिर से उस क्रीचर को एक झलक में देखता है। डाय उसकी चीख से चौंक जाती है और मदद के लिए आती है, लेकिन वह क्रीचर पहले ही अंधेरे में गायब हो जाता है। दोनों सुबह जल्दी सुराग ढूंढने के लिए लौटते हैं और बाड़े के बाहर पंजों से खरोंचे हुए पाते हैं। रॉन जमीन पर निशान दिखाता है और कहता है कि यह घोड़े का बना नहीं है, क्योंकि आगे का हिस्सा 3 हिस्सों में बंटा हुआ है और घोड़ों के खुर ऐसे नहीं होते। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि किसी जाने पहचाने जानवर के खुर ऐसे नहीं होते और कुछ नतीजों में विंडा नाम के एक क्रीचर का जिक्र है, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। एक बहुत तेज तूफान आ रहा है और अधिकारी उस इलाके को थोड़ा खाली करने की सलाह देते हैं। पॉल को सड़क किनारे एक हिरण भी मिलता है और जानवर की हालत से लगता है कि वह बहुत खतरनाक शिकारी है। इन सब के अलावा शेरिफ को अभी भी अपने माता पिता के साथ लंच के दौरान अपने फैमिली ड्रामा का सामना करना पड़ रहा है। एडम पूछना शुरू करता है कि दोनों कब सुलह करेंगे और उसकी माँ इतनी जल्दी क्यों रोती है। पॉल रात में बात खत्म कर देता है। डॉनी उस स्टोर पर कॉफी पीने जाता है जहाँ CLA काम करती है और दोनों तब तक फ्लर्ट करते हैं। तभी पॉल उसे रेडियो पर कॉल करता है और कहता है कि उसे अभी अभी एक और मरा हुआ हिरण ठीक सड़क के बीच में मिला है। वह पंजे की जांच करने के लिए उसके पास जाता है और अपने आसपास चुपके से हलचल सुनना शुरू कर देता है। अचानक वह क्रीचर हेडलाइट्स के ठीक सामने से भाग जाता है और पॉल भी डर के मारे पीछे हट जाता है। जैसे ही वह कार में बैठता है, हिरण की बॉडी सड़क से अचानक गायब हो जाती है।
इससे आखिरकार शेरिफ का भरोसा डगमगा जाता है। वह इस घटना को आसान तरीके से समझाने के लिए जाता है, डॉनी से बात करने के लिए बार में जाता है और कहता है कि जंगल के बारे में कहानियां शायद किसी ऐसी चीज का मतलब हो सकती हैं जो सच में मौजूद है। जिम भी बार में आता है और दोनों अधिकारियों को उनकी काबिलियत पर शक होने पर उकसाना शुरू कर देता है। अगली सुबह 3 शिकारी मेडन वुड्स फॉरेस्ट में जाते हैं और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह क्रीचर उनके पास से भागता है, उनमें से एक पूछता है कि क्या वह भालू था, लेकिन बाकी कहते हैं कि वह बहुत तेज था। फिर उनमें से एक पर अचानक हमला होता है और उसके पास सिर्फ एक गोली चलाने का समय था। डॉनी न्यूयॉर्क में हुई उस घटना के बारे में बताता है जिसके कारण उसका ट्रांसफर हुआ था। उसे एक शूटिंग के दौरान गोली लगी थी और उसका पार्टनर बच नहीं पाया था। अब उसे लगता है कि यह भगवान का काम हो सकता है और उसकी जगह सच में मेडन वुड्स में है। पॉल को ज्यादा धार्मिक बातें पसंद नहीं है क्योंकि टिम की मौत के बाद से उसका विश्वास साफ तौर पर उठ गया है। लेकिन जब वह क्रीचर के बारे में और ज्यादा सुराग खोजने के लिए जंगल में जाता है तो उसे अपने मरे हुए बेटे की हंसी सुनाई देती है, जिससे वह उसका नाम भी पुकारता है। तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि यह उन 3 हंटर्स में से एक है जो शेरिफ के ऑफिस में मदद मांग रहे हैं। वह अपना परिचय रॉबर्ट के रूप में देता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर आया था, तभी एक क्रीचर ने उन दोनों पर हमला कर दिया। रॉबर्ट जाहिर तौर पर सदमे में है और कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि उसने क्या देखा। लेकिन जब पॉल अपने दोस्तों को ढूंढने का वादा करता है तो वह कोई उम्मीद नहीं दिखाता कि वे अभी भी जिंदा हैं। इसके तुरंत बाद पॉल को अर्ल का फोन आता है और वह डॉनी के साथ जंगल में उससे मिलने जाता है। जिम भी वहां गुस्से और डर के भाव के साथ है। शिकार करते समय उसे और अर्ल को कुछ भयानक मिला जो रॉबर्ट के दोस्तों के अंग पेड़ों की टहनियों में फंसे हुए हैं। जिम को गुस्सा आता है जब पॉल कहता है कि शिकार का मौसम जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि वह मॉन्स्टर को पकड़ने का एक मौका चाहता था। लेकिन शेरिफ इस बात के लिए मना कर देता है, कहता है कि अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए तथा हमलों के बारे में पता चलने पर जंगल में 24 घंटे के अंदर एक हथियारबंद यूनिट भेजने का वादा करता है। पॉल कहता है कि कम से कम कई लोग तूफान की वजह से शहर छोड़ चुके हैं और डॉनी को भरोसा है कि वे दोनों बाकी लोगों को तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक कि इलाके से कुछ लोगों को निकाला नहीं जाता। रात में सुसान पॉल को एडम के साथ रहने के लिए धन्यवाद देती है क्योंकि वह लड़का तूफान से डरता है और अपने पिता के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। एडम के सो जाने के बाद पॉल डॉनी को कुछ थ्योरी पर बात करने के लिए बुलाता है। वह इलाके का एक मैप खोलता है और दिखाता है कि मेडन वुड्स के उत्तर में एक ज्यादा घना और ज्यादा दूर का जंगल है। सबसे पास का शहर टैनर है और उनके शेरिफ ने सॉमिल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं। पॉल को शक है कि वह रहस्यमयी जानवर उस दूसरे जंगल में छिपा हुआ था। जब तक कि पेड़ गिरने नहीं लगे उसे दक्षिण की ओर जाना पड़ा और मेडन वुड्स जंगल रास्ते में आखिरी था। अब क्रीचर को घेर लिया गया है और इसका एकमात्र रास्ता इलाके के लिए लड़ना है। जब दोनों बातें करते हैं तभी जिम दरवाजे पर दस्तक देता है और वह कहता है कि उसने जंगल में एक कैमरा लगाया है तथा उन्हें वीडियो दिखाना चाहता है। बर्फबारी के कुछ मिनट बाद कुछ कैमरे से टकराता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जिम रिकॉर्डिंग में एक बड़ी इमेज से किसी चीज का एक सिल्हूट दिखाता है जो एक इंसान जैसा दिखता है। वह जाने से पहले पॉल के पास फोटो छोड़ देता है और डॉनी भी थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्रीचर शहर की ओर आ रहा है। उस जीव को आते हुए देख लड़का सो नहीं पाता। पॉल जब केस की स्टडी करता रहता है तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे एहसास होता है कि उसके घर पर हमला हो रहा है। वह ऊपर भागता है और अपने बेटे के साथ खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है तथा वह लड़के को छिपने के लिए कहता है और अपने लिविंग रूम के तबाह होने की आवाज सुनते हुए रेडियो पर डॉनी से बात करने की कोशिश करता है। पॉल अपनी आवाज धीमी रखता है जिसके कारण डॉनी उसे ठीक से सुन नहीं सकता, लेकिन आखिरकार उसे मैसेज मिल जाता है और वह तुरंत सायरन चालू कर देता है। उसी समय हम देखते हैं कि क्रीचर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू करता है और वह बाथरूम के ठीक सामने रुक जाता है तथा पॉल अपने बेटे को इशारा करता है कि वह अपना डर कम करे। तभी दरवाजे के नीचे पंजे की परछाई दिखाई देती है। हालांकि डॉनी भी आ रहा होता है और जानवर सायरन से चौंक जाता है। तभी पॉल को कांच टूटने और छत के ऊपर से तेजी से कदम रखने की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से बाथरूम से बाहर निकलता है और एडम से कहता है कि वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर दे। डॉनी जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है वह उस क्रीचर से टकरा जाता है और गिर जाता है, लेकिन जल्दी से खुद को संभालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों शहर में बचे सभी लोगों को चर्च के अंदर इकट्ठा करने का फैसला किया। पॉल उन्हें स्थिति समझाता है और पूरी सच्चाई बताता है। वह मानता है कि खतरा बहुत गंभीर है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि फॉरेस्ट सर्विस रास्ते में ही है, उन्हें बस एक और रात रुकना होगा और सब ठीक हो जाएगा। सीएलए पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि मॉन्स्टर वहां भी नहीं आएगा। पॉल जवाब देता है कि इस तरह के बचाव के लिए चर्च ही एकमात्र ऑप्शन है क्योंकि ये सबसे मजबूत है। अब सब लोग जितना हो सके एक साथ इकट्ठा होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुबह जल्दी होगी। खैर, अब सुसान पॉल को
एडम का ड्राइविंग दिखाती है ताकि वह देख सके कि लड़के को कितना भरोसा है कि उसके पिता मॉन्स्टर को हरा देंगे। आखिरी ड्राइंग में टिम को देखकर पॉल आखिर में रोता है और मानता है कि वह किसी को बचाने में काबिल महसूस नहीं करता क्योंकि वह अपने बेटे को भी नहीं बचा सका। सुसान दोहराती है कि इसमें कुछ भी उसकी गलती नहीं थी और कहती है कि उसे घर छोड़ने का अफसोस है। वह उसे याद दिलाती है कि वे लोग वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शेरिफ पर भरोसा है और सभी को उसकी बहुत जरूरत है। उसी समय उसके यह कहने के ठीक बाद धमाके शुरू हो जाते हैं। पॉल सभी को खिड़कियों से दूर रहने के लिए कहता है। मॉन्स्टर सामने के दरवाजे पर हमला कर रहा है जो जोर से हिल रहा होता है और ऐसा लगता कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। पॉल तथा डॉनी अपने हथियार निकालते हैं और सामना करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसे अकेले नहीं रोक पाएंगे। फिर पॉल को याद आता है कि चर्च के नीचे एक शेल्टर है और वह बेसमेंट में खुद को सील करने के बाद सभी को नीचे जाने के लिए कहता है। पॉल अपनी पत्नी को किस करता है और अपने बेटे को गले लगाता है तथा कहता है कि वह फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि दरवाजे प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। वह चाहता है कि डॉनी दूसरों की मदद करने के लिए वहीं रहे, लेकिन जिम भी अर्ल के साथ मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पॉल अकेले मॉन्स्टर का सामना करे। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, धमाका बंद हो जाता है लेकिन लाइटें बुझ जाती हैं। दोनों अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं और पॉल देखता है कि दरवाजा पूरी तरह खुला है तथा अल्टर के बगल वाले कमरे से चीजों के टूटने की आवाज आती है, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता क्योंकि कमरे में एक दूसरा दरवाजा है जो एक कॉरिडोर की ओर जाता है। पॉल डॉनी को वहां एक वॉच आउट के रूप में छोड़ देता है और उसे आदेश देता है कि वह क्रीचर को अंदर न आने दे। जैसे ही पॉल कॉरिडोर को पार करता है और दूसरी तरफ के कमरों की तलाशी लेना शुरू करता है तो एक परछाई डॉनी के पीछे से गुजरती है जो किचन में चली जाती है। बर्तन गिरने की आवाज उसका ध्यान खींचती है और वह उस आवाज का पीछा करता है। तभी उसे फर्श पर एक पैरों का निशान दिखता है। वह उसे देखने के लिए नीचे झुकता है और देखता है कि वह दूसरों की तरह 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। जब डॉनी खड़ा होता है तो उसे पीछे से कोई कंधे से पकड़ता है और चिल्लाते हुए उसकी टॉर्च गिरा देता है। बेसमेंट में मौजूद लोग उसे ट्रिगर दबाते हुए सुनते हैं। पॉल पीछे हटने लगता है और डॉनी खुद को मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ा लेता है, ये देखकर कि वह उसे घायल करने में कामयाब रहा है। केतली में उस क्रीचर का रिफ्लेक्शन देखकर वह कई बार गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। जब पॉल वापस आता है तो डॉनी कहता है कि वह ठीक है और उसे मॉन्स्टर के ठीक होने से पहले उसके पीछे जाने को कहता है। फिर शेरिफ जब खोज जारी रखता है तो उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह जल्दी से मुड़ता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन क्रीचर हमला करता है और उससे हथियार नीचे गिरा देता है। फिर पॉल चर्च की बेंचों के नीचे छिप जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसे ढूंढता है। वह शोर मचाने से बचने के लिए दूसरे हथियार का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उसे देखा जाता है वह 2 और गोलियां चलाता है तो मॉन्स्टर चला जाता है। पॉल उसका पीछा करना शुरू करता है, तभी एक लैंप टूटकर नीचे गिर जाता है। उसी समय मॉन्स्टर चर्च के ठीक बीच में कूद जाता है और पहली बार खुद को पूरी तरह से दिखाता है। पॉल तब तक गोली चलाता रहता है जब तक वह नीचे नहीं गिर जाता और तब भी नहीं डरता जब वह भयानक क्रीचर उस पर अपने दांत दिखाता है और चाकू को उसके खुरदुरे धड़ में डाल देता है। शेरिफ आखिरकार अपने दुश्मन को मार डालता है। वह दूसरों को चेतावनी देता है कि बुरा सपना खत्म हो गया है और वे सभी राहत महसूस करते हुए चर्च लौट आते हैं। लेकिन फिर डॉनी फर्श पर पड़े उस जीव को देखता है और उसे कुछ भयानक चीज दिखाई देती है। उसने यकीन दिलाया कि उसने मॉन्स्टर के कंधे पर गोली मारी थी, लेकिन उसे कोई घाव नहीं दिखता क्योंकि पॉल को समझ आने लगता है कि ये कोई एक मॉन्स्टर नहीं है। हम देखते हैं कि बाहर कई और भी हैं जो चर्च पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।